आज मैंने ब्रेकफास्ट में इंदौरी पोहा बनाया। बहुत सारे लोगों की तरह पहले मुझे भी ये लगता था कि इंदौरी पोहा शायद इंदौर में मिलने वाला कोई स्पेशल चूड़ा होता होगा। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि चूड़ा तो सेम है, पर हम अपने यूपी में चूड़ा मटर के नाम से जो पोहा बनाते हैं उसका और इंदौरी पोहा बनाने का प्रोसीजर ही अलग है। और ये जो इंदौरी पोहा बनाने का प्रोसेस है ना, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और चूड़ा बहुत अच्छी तरह गल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूड़ा वही सेम मोटा वाला है। पोहा बनाने के लिए हमें कभी भी बारीक वाला चूड़ा नहीं लेना चाहिए। तो ये मोटा चूड़ा लेकर इसको सबसे पहले हम धोएंगे, क्योंकि खेतों के किनारे खलिहान में या फैक्ट्री में जो चूड़ा बनाने का प्रोसेस होता है उससे इसके अंदर काफ़ी डस्ट आ जाती है। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सफाई से धोना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इसको मसलिएगा नहीं, वरना चूड़ा इतना क्रंची होता है ना कि टूट जाएगा और पोहे की जगह हलवा बन जाएगा। पहले तो जब आप इसमें पानी भरेंगे तो जो कुछ भी धान की भूसी वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है। तो पहला पानी तो हाथों से अच्छी तरह चलाते हुए आप गिरा ही दीजिए और फिर से पानी भर के फिर हाथों से चूड़ा उठा उठाकर किसी कोलैंडर में या स्ट्रेनर में रख दीजिए। तो जो भी डस्ट होगी वो इसी पानी वाले बोल में नीचे रह जाएगी। फिर कोलैंडर में रखने के बाद एक बार हम लोग करंट वाटर से भी उसको जब धो लेंगे तब किसी भी तरह की कोई डस्ट रहने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। कोलैंडर में रखे हुए इस चूड़े को अब हम स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक, वरना छेद वाली परात तो सबके पास होती है। तो आप किसी बड़े भगोने में पानी भर लीजिए और धुले हुए चूड़े को छेद वाली परात में रख लीजिए। इस तरह से भी आप चूड़े को स्टीम कर सकते हैं। मैंने स्टीमर में यहाँ पर फिल्टर का पानी लिया है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि नॉर्मल पानी में इतने सॉल्ट्स होते हैं कि उस पानी को जिस भी बर्तन में उबालिए एकदम गंदे गंदे सफेद दाग पड़ जाते हैं और बर्तन खराब हो जाता है। फिल्टर के पानी में सॉल्ट नहीं होते तो इसलिए बर्तन भी नहीं खराब होगा। दूसरा रीजन ये है कि पानी बहुत कीमती है, तो चूड़ा स्टीम करने के बाद से इस पानी को हम दाल चावल सब्जी बनाने में या आटा गूंदने में यूज कर लेंगे। सेव वाटर सेव अर्थ। चूड़े को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करना है। तक हम पोहे में डालने के लिए एक बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मसाला खुद अपने आप में ही बहुत टेस्टी होता है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बनाकर रख लेती हूँ और सब्जी मसाले की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे आप इसको फ्रूट्स सैलेड और रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो हमने कढ़ाई गरम करके क्या क्या डाला? जीरा, धनिया, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ते और ये जायफल है। इसको हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं, क्योंकि गरम करने से ये जल जाता है। अब चलिए इन मसालों को हाथ से ही भूनकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि हम लोग खड़े मसालों को हाथ से क्यों भूनते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो मसालों के रोस्ट होने की खुशबू आने लगी और हमने तुरंत ही गैस को ऑफ कर दिया। और अब इन गरम गरम मसालों के ऊपर से हम थोड़ा सा जायफल ग्रेट कर देंगे। इतनी सी हीट इसको रोस्ट करने के लिए काफ़ी है। तेज़ आंच बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जल जाता है। और अब कढ़ाई ठंडी होने से पहले ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से थोड़ा ज़्यादा अमचूर। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि मसालों की और कढ़ाई की हीट से ये भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएं। और बस अब हम इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे और ये पोहे में ऐड करने के लिए हमारा स्पेशल जीरावन मसाला तैयार हो गया। ये मसाला अभी गर्म है तो इसको अभी एक साइड रख दीजिए, क्योंकि अभी इसका बहुत फाइन पाउडर नहीं बना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको दोबारा एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। आप कोई भी मसाला जब ड्राई ग्राइंड करते हैं और आपको लगे कि वो मोटा रह जा रहा है, महीन नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दिया करिए और फिर से ग्राइंड कर लीजिए, तो फिर फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। ये हमारा जीरावन मसाला इतने कम टाइम में तैयार हो गया और पोहे की स्टीमिंग अभी तक चल रही है, 10-15 मिनट नहीं हुए हैं, लेकिन कोलैंडर में काफ़ी ज़्यादा भाप भरी हुई है। तो अब हम इसके ऊपर नमक और हल्दी डालेंगे। स्टार्टिंग में भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोलैंडर में स्टीम भर जाती है उस दौरान अगर बीच में ढक्कन खोलकर नमक हल्दी डालें तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड होकर के मिक्स भी हो जाता है और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पोहा अभी कितना गला है। लेकिन इसको मिक्स करने के लिए पहले इसको अच्छी तरह से टॉस कर लीजिए, फिर बहुत हल्के हाथों से स्पैचुला लगा करके मिला लीजिए। अगर सिर्फ स्पैचुला से ही मिक्स करना चाहेंगे तो हो सकता है कि पोहा टूट जाए। तो चलिए ढक्कन लगाकर इसको हम एक बार फिर से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। और चलिए इधर देखते हैं कि पोहे में क्या क्या डालना है, इसकी तैयारी कर लेते हैं। इंदौरी पोहा में आमतौर पर यही अदरक मिर्ची प्याज टमाटर करी पत्ता यही डाला जाता है।
इसमें हमारे यूपी वाले पोहे की तरह से गाजर, मटर और सब्जियां नहीं पड़ती हैं। लेकिन होता ये है कि इंदौरी पोहा इतना टेस्टी होता है कि लोग 2-4 प्लेट खा जाते हैं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और पेट ऐसा भरता है कि फिर खाना खाने का मन नहीं होता। तो फिर आपकी जो डेली सब्जियों की नीड है वो कैसे पूरी होगी? इसलिए थोड़ा फ्यूजन तो बनता है ना। तो मैंने इसमें थोड़ी गाजर और मटर भी ऐड कर दी है। आप एक कढ़ाई गरम करिए, उसमें अपनी पसंद का कोई भी ऑयल, देसी घी कुछ भी डालिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके डाल रही हूँ। इससे थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा दोनों ही टेस्ट आ जाएगा। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी सी राई चटकाइए, और जब राई चटकने लगे तो इसी के ऊपर से करी पत्ते डाल दीजिए। करी पत्ते भी जब थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएं तो सबसे पहले इसमें बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च ऐड करिए और इसे अच्छी तरह भून लीजिए। भुनी हुई अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट पोहे में बहुत ही अच्छा आता है। 1 मिनट के अंदर ही यह अदरक और हरी मिर्च भून जाएगी। तब आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दीजिए, और इसी के साथ ही जो गाजर काट कर रखी हुई है वो भी ऐड कर दीजिए। प्याज और गाजर दोनों साथ साथ ही भून जाएंगे, अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा। प्याज से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है ना, तो इसको भूनने में 2-3 मिनट या 4 मिनट लग सकते हैं। तो जब प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे तब आप इसके ऊपर से मटर डाल दीजिए। मटर डालने के बाद भी फ्लेम को अभी मीडियम टू हाई ही रखिएगा, और इस स्पैचुला से लगातार चलाते हुए मटर को भून लीजिए, नहीं तो मटर में एक कच्चा कच्चा सा स्वाद आता है। वैसे अगर आप हरी मटर को थोड़ा सा बॉयल करके डालें तो फिर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर इन सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, क्योंकि इसके पहले जो नमक डाला गया था वो पोहे के अंदाज से था। अगर सारा नमक पोहे में ही या सब्जी में ही डाल दें तो फिर नमक उसी में एक्यूमुलेट होके रह जाता है और कहीं तीखा कहीं फीका लगने लगता है। नमक के साथ थोड़ी हल्दी भी डालिए और ज़रा सी चीनी बहुत ही ज़रूर से डालिए। ये इंदौरी पोहे का बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। थोड़ी सी हींग डालिए। ये पाउडर्ड हींग है इसीलिए इसको हम ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर कंपाउंड हींग यूज़ करनी है तो फिर उसको तेल में तड़के के साथ ही डालिएगा। चलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए और 2-4 मिनट के लिए ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए, ताकि मटर भी गल जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाएं। मटर जब 80% तक गल जाए तब हम यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली ऐड करेंगे। ये कच्ची मूंगफली है, रोस्टेड नहीं है। इसको हमने छन्नी पर रखकर थोड़ा धो लिया है। इसको 2-4 मिनट तक कढ़ाई में स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह सब्जियों के साथ ही भून लीजिए। सब कुछ भूनते भूनते ये सारा कंटेंट थोड़ा सूखा सूखा लगने लगा है। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आधा कप के बराबर पानी डाल दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें पोहा मिलाने वाले हैं। अगर इसका बेस ही बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी। आप कोलेंडर का ढक्कन खोलकर देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पोहा पूरा स्टीम से भरा हुआ है और अच्छी तरह गल भी गया है। और इधर हमारा ये तड़के वाली सब्जियों का कंटेंट भी पूरी तरह गल वल के तैयार है। अब हमको इन दोनों की बस मिक्सिंग कर देनी है। तो ये सारा का सारा स्टीम पोहा कढ़ाई में पलट दीजिए और हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसको मिक्स करिए। फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिएगा, वरना मिक्सिंग होते होते सब्जियों के जल जाने का भी चांस रहेगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाने के बाद आप इस कढ़ाई में करीब आधा कप पानी हाथों से छींटा देते हुए ऐड कर दीजिए और हल्का सा मिक्स करते हुए फिर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना, हमने अब जो पानी डाला है उससे जो स्टीम बनेगी वो नमक, मिर्च, मसाले और सारी सब्जियों के फ्लेवर को पूरे पोहे में सर्कुलेट कर देगी। तो इंदौरी पोहा तो बनकर तैयार हो गया है। अब सबसे ज़रूरी काम है इसकी प्लेटिंग करना, वरना हम इसे खाएंगे कैसे। तो आइए बस एक बार और इसको हम अच्छी तरह से मिला लें और किसी बोल में या प्लेट में अब इसको सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लेट में आप अपने मन मुताबिक ये इंदौरी पोहा ले लीजिए। स्टीम करके बनाने के कारण ये इतना हल्का हो गया है कि आप कितना भी खा लें नुकसान नहीं करेगा। अब इसके ऊपर कटी हुई बारीक प्याज डालिए, कटे हुए टमाटर डालिए, और इंदौरी पोहे की टॉपिंग का सबसे ज़रूरी आइटम है ये नमकीन सेव यानी कि भुजिया। आपके पास जितने भी तरह की भुजिया हो, मोटी, पतली, महीन, खट्टी, मीठी, आप थोड़ी थोड़ी करके सब डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक तो पतले वाले सेव डाले हैं और अब मैं डाल रही हूँ मोटे वाले रतलामी सेव। इंदौरी पोहे को अनार के दानों से न सजाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने भी डाल दीजिए। और हरी धनिया को तो खैर टॉप ऑफ द डिश होने के मामले में टॉप ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है। और मैं समझ रही हूँ कि आपको लग रहा होगा कि जो इतना स्पेशल मसाला हमने सबसे शुरू में ही बना लिया था उसका नंबर तो आया ही नहीं।
तो इस स्पेशल जीरावन मसाले का नंबर सबसे बाद में आता है। आप अपनी प्लेट पर ये जीरावन मसाला अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए और फिर ढक्कन बंद करके इसको सेव करके रख लीजिए और सबके साथ मिलकर इस गरम गरम भाप उठते हुए इंदौरी पोहे का मज़ा उठाइए। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।